राजनीति में अक्सर देखा जाता है, बहुमत द्वारा चुनी गई सरकारें संसद में मनमानी करने से बाज नहीं आती। वे अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, अपनी विचारधारा के पोषण के लिए मनमाने बिल लेकर आती है। ऐसे बिल जो लोकसभा में पास होते हैं, राज्यसभा में पास होते हैं और मजे की बात, राष्ट्रपति सब कुछ जानते बूझते हुए भी ऐसे बिलों पर हस्ताक्षर करते हैं और उन्हें कानून का रूप देते हैं। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और उस पूरे कानून को रद्दी का टुकड़ा घोषित कर दिया जाता है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मनमानी करने वाली सरकारें देखती रह जाती हैं। जानते हैं कैसे? उत्तर है आर्टिकल 13। आप पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत कहां से मिली? उत्तर है आर्टिकल 13। आखिर कौन है जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को भी लक्ष्मण रेखा पार करने से रोकता है? और उत्तर वही है आर्टिकल 13। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के सबसे ताकतवर, सबसे जरूरी हिस्से आर्टिकल 13 की। यह सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, यह हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का परमानेंट बॉडीगार्ड है और इसका आधार है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसे हिंदी में न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। आज के एपिसोड में हम न सिर्फ आर्टिकल 13 को आसान भाषा में समझेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उन महत्वपूर्ण जजमेंट्स को भी देखेंगे जहां कोर्ट ने सरकार के बनाए नियम कानूनों को अवैध यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो चलिए संविधान को जानने की इस रोचक यात्रा पर सिविटास के साथ। आप देख रहे हैं सिविटास की लोकप्रिय श्रृंखला वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर पहलू का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हो या सिटीजन, संविधान सबके लिए जरूरी है, खास तौर से युवाओं के लिए जिनकी सफलता का रास्ता संविधान के पन्नों से होकर गुजरता है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 13। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स, बोलने की आज़ादी, संगठित होने का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और भी बहुत कुछ। लेकिन सोचिए, अगर कल को सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों को कम करता हो, छीनता हो, फिर क्या होगा? राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ संभव है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ऐसे ही तो नहीं कहा था, पॉलिटिक्स इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ स्काउंडल, यानी राजनीति दुष्टों की अंतिम शरण स्थली है। शायद इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ठीक पहले आर्टिकल 13 को स्थापित किया। आर्टिकल 13 को मौलिक अधिकारों की बुनियाद कहा जाता है। वस्तुतः यह फंडामेंटल राइट्स का बॉडीगार्ड है। अमेरिका के संविधान में जुडिशियल रिव्यू के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में खुद इस शक्ति को धारण कर लिया है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू की दृष्टि से भारतीय संविधान अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं बेहतर है, जहां आर्टिकल 13 में ये प्रावधान लिखित रूप से मौजूद है। आर्टिकल 13 साफ साफ कहता है, सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो आपके फंडामेंटल राइट्स छीनता हो या कम करता हो। अगर सरकार ऐसा करेगी तो वो उच्चतम न्यायालय उस कानून का जुडिशियल रिव्यू करने के बाद उसे अवैध घोषित कर देगा, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 13 को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटते हैं। आर्टिकल 13 का क्लोज 1 जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संविधान लागू होने से पहले के कानूनों के बारे में बात करता है। इस क्लोज के अनुसार अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे ऐसे कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले विद्यमान थे, अगर वो या उनका कोई हिस्सा हमारे मौलिक अधिकारों को किसी भी ढंग से कम करता है, उनके खिलाफ है, तो वो उस हद तक समाप्त हो जाएंगे।
आर्टिकल 13 का क्लोज 2 प्रावधान करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, यानी संविधान लागू होने के बाद बने कानूनों के विषय में। इसके तहत राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो आपके अधिकारों को छीनने का काम करे। यदि सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है तो न्यायालय उसका जुडिशियल रिव्यू कर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। आर्टिकल 13 का क्लोज भी महत्वपूर्ण है, जो यह बताता है कानून की परिभाषा में क्या शामिल होगा। इस क्लोज के अनुसार कानून की परिभाषा में सिर्फ संसद या विधानसभा का एक्ट ही नहीं, बल्कि सरकार का कोई ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, कोई ऑर्डर, बायलॉज, नियम, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन को भी लॉ माना जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी प्रथा जिसे कानूनी रूप दिया जा सकता है, उसे भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 13 के क्लोज 4 की। स्टूडेंट्स के लिए याद रखने की बात है, यह क्लोज संविधान के आरंभ में नहीं था, बल्कि इसे 1971 के 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था? दरअसल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के महत्वपूर्ण वाद में इसी आर्टिकल 13 के तहत निर्णय दिया था कि कोई सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जो किसी भी ढंग से मौलिक अधिकारों को कम करता हो। गोलकनाथ का मामला संविधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस पर मैंने अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप इसी सीविटास चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल इतना जानिए, तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में दिए गए फैसले के असर को निष्प्रभावी करने के लिए ही यह कदम उठाया था, यानी 24वां संविधान संशोधन संसद से पारित करवाया था। संशोधन में क्या प्रावधान किया गया? आर्टिकल 13 का क्लोज 4 जो जोड़ा गया था, उसमें लिखा गया है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगी। हम जानते हैं आर्टिकल 368 संसद द्वारा संविधान में संशोधन के प्रावधान की बात करता है। मतलब सीधा था, संविधान संशोधन के मामले में संसद को असीमित शक्तियां प्राप्त हो गई। इसे यूं समझिए, अनुच्छेद 13 का मूल नियम यह है कि सरकार ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती जो नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीनता या कम करता हो। यदि कुछ ऐसा किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। लेकिन सरकार ने आर्टिकल 13 में क्लोज 4 जोड़कर यह साफ कर दिया कि यदि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर कोई कानून बनाती है तो वह कानून अनुच्छेद 13 के दायरे में शामिल ही नहीं होगा। इस संशोधन का अर्थ तो यह हुआ कि संसद संविधान में संशोधन कर नागरिकों के मौलिक अधिकार को बदल सकती है, छीन सकती है और उसे आर्टिकल 13 के आधार पर अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। मतलब संविधान निर्माताओं की भावना पूरी तरह से समाप्त। लेकिन जरा रुकिए, अंतिम सत्य यह नहीं है। गोलकनाथ केस के बाद 1973 में आए केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस 24वें संशोधन को तो वैध माना, लेकिन साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया। इसके अनुसार संसद मौलिक अधिकारों को बदल सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि को नष्ट नहीं कर सकती। जुडिशियल रिव्यू में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आज भी लागू होता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के तहत किसी कानून का जुडिशियल रिव्यू करते समय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को ध्यान में रखता है, यानी सरकारों की मनमानी पर नकेल कसने में आज भी आर्टिकल 13 पूरी ताकत रखता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 में बताए गए जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन से जुड़े
कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी कानून की जांच करता है, रिव्यू करता है, वो 3 बेसिक प्रिंसिपल को यूज करता है। पहला प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। ये क्या है? इसे समझने के लिए मान लीजिए सरकार ने 100 पेज का एक कानून बनाया, उसमें से केवल 5 पन्नों का एक हिस्सा हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है, बाकी कानून बिल्कुल ठीक है, तो कोर्ट पूरे कानून को रद्द नहीं करेगा। कोर्ट सिर्फ उस खराब हिस्से को काटकर अवैध घोषित कर देगा, बाकी कानून चलता रहेगा। दूसरा प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी ग्रहण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कुछ कुछ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की तरह है, जो ग्रहण होने पर कुछ देर के लिए राहु केतु की परछाई में छिप जाते हैं। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश काल के कानूनों पर लगता है। यदि कोई पुराना कानून हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो अनुच्छेद 13 के प्रावधानों के अधीन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ ऐसा कानून मौलिक अधिकारों के पीछे छिप जाता है। इसे आच्छादन भी कहते हैं। अगर भविष्य में कभी संविधान में बदलाव हुआ और वह कानून दोबारा प्रकाश में आया तो उस कानून को प्रभावी बनाया जा सकता है। यही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है। जुडिशियल रिव्यू का तीसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ वेवियर, अधिकार त्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इसके अनुसार भारत का कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता। अमेरिका में ऐसा हो सकता है, पर भारत में नहीं, क्योंकि हमारे देश में अधिकार सिर्फ व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं, बल्कि समाज में समानता और न्याय बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। सरल शब्दों में इतना समझ लीजिए, आप अपने अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं कर सकते। किताबों की बातें तो हो गई, सिद्धांतों को भी देख लिया, लेकिन क्या वास्तव में जुडिशियल रिव्यू काम करता है? बिल्कुल करता है। गोलकनाथ का केस हो या केशवानंद भारती का मामला, दोनों में एक समानता तो थी, और वह थी जुडिशियल रिव्यू की। आइए सुप्रीम कोर्ट के वो हालिया लैंडमार्क जजमेंट्स देखते हैं, जहां कोर्ट ने सरकारों के फैसलों या पुराने कानूनों को पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम याद है ना? चुनावी चंदे का मामला। जी हाँ, साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सरकार का तर्क था इससे ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करते हुए कहा यह स्कीम नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। कौन से अधिकार का? आर्टिकल 19(1) में राइट टू नो, जानने के अधिकार का। जनता को यह जानने का पूरा हक है राजनीतिक दलों को चंदा कहां से मिल रहा है। दूसरा मामला चंडीगढ़ मेयर चुनाव का है। याद कीजिए, लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 और अपनी जुडिशियल रिव्यू की ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऐसा फैसला सुनाया जो मिसाल बन गया। जब चुनावी अधिकारी द्वारा बैलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की गई तो कोर्ट ने न सिर्फ उस चुनावी प्रक्रिया को खारिज किया, बल्कि कैमरे पर मौजूद सबूतों के आधार पर तत्काल विजेता की घोषणा की। कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि चुनावी पवित्रता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी प्रशासनिक कदम को अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। एक और मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, बुलडोजर जस्टिस। पिछले कुछ सालों में बुलडोजर जस्टिस काफी चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए साफ किया कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और नोटिस दिए किसी का भी घर गिराना पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। यह नागरिकों के जीने के अधिकार पर सीधा हमला है, यानी आर्टिकल 21। कोर्ट ने साफ किया कार्यपालिका खुद जज और जल्लाद नहीं बन सकती।
इस मामले को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, अगर हमारे देश में आर्टिकल 13 और जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल ना हो तो सरकारें इतनी बेलगाम हो जाएंगी कि आम नागरिकों के अधिकारों की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तानाशाही को रोकने का बेहद मजबूत ढाल है आर्टिकल 13। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई बार अपने बयानों में दोहराया है, जुडिशियल रिव्यू संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा है जिसे संसद भी संशोधन करके नहीं बदल सकती। दरअसल न्यायपालिका का काम सरकार के काम में टांग अड़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है ये देश किसी नेता किसी पार्टी की मर्जी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ संविधान से चले। यही तो विधि का शासन है। उम्मीद करता हूं आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई होगी। संविधान के आर्टिकल 13 और जुडिशियल रिव्यू की यह यात्रा कैसी रही कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वी द पीपल ऑफ इंडिया की सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। हमारे साथ बने रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।